Hello students, in this video we are going to discuss about warehousing and how it is important for making our supply chains effective. आज के समय में warehousing has become a core competency और एक ऐसा strategic weapon जिसे कंपनीज अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. इसके साथ साथ वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट में कई चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं. वेयरहाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें गुड्स को स्टोर किया जाता है. इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स इत्यादि करते हैं. वेयरहाउसेस में माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डॉक्स भी होते हैं. कई बार माल समुद्री, हवाई जहाज या रेलगाड़ी से सीधा माल उतारने चढ़ाने का काम भी करते हैं. वेयरहाउसिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के कारण होती हैं. पोटेंशियल ऑफ दिस फैसिलिटी कैन बी इन्हांस्ड बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हम वेयरहाउसिंग के मीनिंग की बात करें, इफ वी हैव बॉट गुड्स, more goods than required, then we need stores to store them properly so that we can use them properly in future. Same ways, business houses also need to buy a lot of material to facilitate production requirements. ऐसा भी हो सकता है कि कोई माल पूरा साल अवेलेबल ना हो, so they buy extra material to ensure regular production. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले चिप्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो ले चिप्स अपना चिप्स का प्रोडक्शन फुल ईयर करता है, बट पोटैटो इज स्टोर्ड वेल एज इट इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर सीजन. द प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड अ वेयर हाउस. द पर्सन टेकिंग केयर ऑफ दीज फंक्शंस इज कॉल्ड वेयर हाउस कीपर. Warehousing means holding or preserving goods in huge quantities from the time of their purchase or production to the time of consumption or sale. इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाती है. एक वेयरहाउस में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने इम्पॉर्टेंट हैं. वो दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं? लोकेशन, और जो लोकेशन है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, एंड स्पेस टू कीप गुड्स प्रॉपरली एंड इन ऑर्डर. ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है सो दैट क्वालिटी शुड नॉट डिटीरियोरेट. तो इन दोनों फैक्टर्स, लोकेशन और स्पेस, को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी की. तो मटेरियल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए प्रॉपर टेक्निकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और वेस्टेजेस कम से कम होनी चाहिए. अगर हम मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है: अरेंजमेंट, सिक्योरिटी एंड कंप्यूटराइज्ड वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम. पहले अरेंजमेंट की बात की जाए तो प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों चाहिए? टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम सनलाइट, वाटर, डस्ट, मॉइस्चर एंड पेस्ट्स एट्सेट्रा. तो एक ऐसा अरेंजमेंट होना इम्पॉर्टेंट है. हम अगर मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहली बारी उसमें अरेंजमेंट किया. नाउ लेट अस से समथिंग अबाउट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है मटेरियल हैंडलिंग के लिए? टू अवॉइड थेफ्ट एंड मैनिपुलेशन, एंड फायर फाइटिंग सिस्टम शुड बी देयर टू कोप अप विद द लॉस ऑफ फायर. तो सिक्योरिटी की बात हो गई. अभी हम बात करते हैं और क्या चाहिए. तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग के लिए कंप्यूटराइज्ड वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम का होना ज़रूरी है टू मेक द वर्किंग ईजी एंड इफेक्टिव. और इस वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में बात करेंगे. अब चलिए आगे बात करते हैं. व्हाट इज़ द नीड फॉर वेयरहाउसिंग? क्या ज़रूरत है इस वेयरहाउसिंग की? तो सबसे पहले बात करें तो सीजनल प्रोडक्शन के केस में, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज डन इन अ पर्टिकुलर सीजन. चाहे किसी भी क्रॉप्स की बात कर लें, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात कर लें, तो एक पर्टिकुलर सीजन में उनका प्रोडक्शन होगा, उनका और कंजम्पशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर होगा. इसका मतलब अगर प्रोडक्शन सीजनल है तो हमें बाकी के टाइम के लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी. देन इफ़ देयर इज सीजनल डिमांड, सेकेंड फैक्टर, क्यों ज़रूरत है हमें वेयर हाउसिंग की?
अगर डिमांड सीजनल है, सम गुड्स आर डिमांड इन सीजनली बट टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई दे आर प्रोड्यूस्ड फुल ईयर। जैसे फूड आइटम्स की गिफ्ट पैकिंग जो की जाती है, प्रोडक्शन सारा समय हो रहा है फूड आइटम्स का, लेकिन उनकी जो गिफ्ट रैपिंग की जाती है वो ज़्यादातर फेस्टिवल्स पे की जाती है, और उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को, जैसे कि दिवाली को ध्यान में रखते हुए दिवाली की पैकिंग्स बनाई जाती हैं। अगर दूसरी अगली ज़रूरत की बात करें तो दैट इज़ प्रॉम्प्ट सप्लाई। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर लोकेशन बट आर यूज्ड एवरीवेयर, they are then stored well to ensure prompt supply to consumer। जब भी कस्टमर मांगे आइटम अवेलेबल हो तो अलग अलग लोकेशंस पर आइटम्स को स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, और ये लोकेशंस का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहां से कस्टमर को माल जल्दी पहुंचाया जा सके। अगली ज़रूरत की बात करें तो टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, तो एक्स्ट्रा गुड्स जितनी भी होंगी उनके लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वेयर हाउसिंग है। और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के थ्रू ही हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ी रेगुलर प्रोडक्शन है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टोर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन हमारी रेगुलर है तो रॉ मटेरियल बड़ा रेगुलरली रिक्वायर्ड होगा, तो रॉ मटेरियल की सफिशिएंट क्वांटिटी को स्टोर करके रखना ज़रूरी है, सो दैट प्रोडक्शन शुड नेवर बी हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद बात करें तो प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात आती है, एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें मार्केट कंडीशंस को फेवरेबल बनाना होगा, दैट इज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सो दैट देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर सप्लाई प्रॉपर होगी डिमांड के मुकाबले में तो हम अपने प्राइजेस को स्टेबल रखने में काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं 3 बेसिक कंसेप्ट्स की, स्टोरेज, वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोरेज को। दीज आर द गोडाउन्स जिनमें रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, टूल्स, मेंटेनेंस या रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स को रखा जाता है, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ज्यादातर इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले ही माल का स्टोरेज कर लिया जाएगा, ताकि प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली, बिल्कुल रेगुलरली, बिना किसी रुकावट के चल सके। इन्हें ज़्यादातर प्रोडक्शन सेंटर्स के पास रखा जाता है। तो ये बात हुई स्टोरेज की। अब वेयर हाउसेज की बात करते हैं। जब माल की स्टोरेज लार्ज स्केल पर और एक सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है तो इसे वेयर हाउसिंग कहते हैं। ये ऐसे गोडाउन्स होंगे जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिनिश्ड गुड्स के स्टोरेज से हैं। सप्लाई चेन में वेयर हाउसेज गुड्स की ह्यूज क्वांटिटीज को स्टोर करने के लिए किए जाते हैं, ताकि नेक्स्ट पॉइंट तक गुड्स जल्द पहुंचाई जा सकें। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की। तो सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक न्यू आइडिया है, जो कि गतिशील है और ऐसा स्टोर है जो बाजार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ज़्यादातर मार्केट के पास बनाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वस्तुओं की गतिशीलता में तेजी लाते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी आइटम्स की सप्लाई करने की। लॉजिस्टिक सर्विसेज में तेजी लाते हैं, जैसे कि रिटेलर की डिमांड के अकॉर्डिंगली गुड्स अवेलेबल करवाना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इत्यादि। तो ये हमारी 3 बेसिक कंसेप्ट्स हुई कि स्टोरेज में हम क्या इंक्लूड करेंगे, वेयर हाउस किसे कहेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किसे कहेंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग की। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग की बात करें, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टोरेज फैसिलिटीज़, बहुत सी और एक्टिविटीज़ भी हम अपनी वेयर हाउसिंग के फंक्शंस में इंक्लूड करके चलते हैं। सबसे पहले बात आती है रिसीविंग ऑफ गुड्स। इसमें माल को प्राप्त करने और सुपुर्दगी करने की जिम्मेदारी ली जाती है। इसमें पैकेजिंग, सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, ग्राहक से माल की वापसी अगर कोई माल वापस आ जाता है, माल का स्टोरेज, क्वालिटी इंस्पेक्शन, रॉ मटेरियल पिकिंग, वर्क इन प्रोग्रेस पिकिंग एंड फिनिश्ड गुड पिकिंग भी इंक्लूडेड है। आगे फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड
प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन सच अ मैनर कि माल के डिलीवरी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। फिर आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। माल की आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हें अलग तरह से निशान लगाए जाते हैं और कोड नंबर भी लगाए जा सकते हैं। पहचान चिन्ह के कारण माल को आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे माल में से अगर हमने कुछ मटेरियल को सॉर्ट आउट करना है, अलग करना है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क के अकॉर्डिंगली हम आइटम्स को जल्दी से उनकी छटनी की जा सकती है। देन इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग की बात करें तो पैकिंग। Goods are packed in proper way according to size and quantity of goods. माल का साइज कैसा है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, और ये पैकिंग का जो मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा सेफ्टी ऑफ गुड्स। इस तरह से मटेरियल को पैक किया जाएगा उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। इस हिसाब से मटेरियल को पैक किया जाएगा कि मटेरियल की सेफ्टी इंश्योर हो सके और प्रोडक्ट का किसी भी तरह से डिटीरियोरेशन ना होने पाए। देन इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीट्स। Warehouse keeper checks on available inventory and informs about the goods to the concerned department. कितना माल अवेलेबल है इसका टाइम टू टाइम इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को और परचेजिंग डिपार्टमेंट्स को ये आइडिया रह सके कि नेक्स्ट माल की हमें ऑर्डर कब प्लेस करनी है। देन इज ब्रेकिंग ऑफ बल्क। बल्क मटेरियल, जितना हम लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को बाय करते हैं तो उसे हम बल्क मटेरियल कह देते हैं। तो बल्क मटेरियल इज डिवाइडेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड पैक्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तो बल्क में हमने माल बाय किया और फिर उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पिछले अपने ट्रेंड्स को देखते हुए कि मार्केट में कितने कितने कंटेनर्स, कितने कितनी नंबर ऑफ आइटम्स कस्टमर्स डिमांड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली स्मॉलर क्वांटिटी में पैकेट्स बना दिए जाएंगे। Then another important function of warehousing is delivery of goods. Documents and prepared, and these are prepared by warehouse keeper, and only then goods are loaded over the trucks. तो जब भी माल को डिलीवर किया जाएगा तो वेयर हाउस कीपर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि उनकी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन की जाए, उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाए कि आप कितना माल डिलीवर करने वाले हैं, और जो आपकी स्टॉक लेवल पोजीशन है उसमें भी इसकी एंट्री की जाए कि इतना मटेरियल स्टॉक आउट हो रहा है। तो ये बात हुई हमारे फंक्शंस क्या हैं वेयर हाउसिंग के। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस की। तो अगर हम टाइप्स में बात करें, आप देख रहे हैं बहुत से अलग अलग तरह के वेयर हाउसेस का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। ऐसे वेयर हाउसेस चैनल सप्लायर्स एंड रीसेलर्स द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड होते हैं और इन्हें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी के लिए ही चलाया जाता है। जैसे फार्मर्स का अपने खेतों के पास, थोक विक्रेता का अपने बिजनेस के पास वेयर हाउस बनाया जाता है। इनकी बनावट और फैसिलिटीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होंगी। जैसे कौन सी प्रोडक्ट को कैसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कैसे साइज के रैक्स होने चाहिए, कैसी शेल्फ्स होनी चाहिए या बिन्स होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली ही उन चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो प्राइवेट वेयर हाउसेस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पब्लिक वेयर हाउस। ऐसे वेयर हाउसेस जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स को पूरा करने के लिए लीज पर दिए जाते हैं। जैसे कि रिटेलर का यदि अपना स्टोर पूरा भर जाए तो उसे एडिशनल स्टोर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे वेयर हाउसेस जो आम जनता की वस्तुओं के स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं पब्लिक वेयर हाउसेस कहलाते हैं। कोई भी पर्सन रेंट पे करके अपनी गुड्स को स्टोर करके रख सकता है। ऐसे वेयर हाउसेस को खोलने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। गवर्नमेंट इन वेयर हाउसेस को मॉनिटर और रेगुलेट भी करती है। ऐसे वेयर हाउसेस एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सरकारी एजेंसीज द्वारा यूज किए जाते हैं। इसी लिस्ट में नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस की। तो कैटेगरी के नाम से ही हमें पता लग रहा है दैट ऐसे वेयर हाउसेस की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज की होगी। सभी सरकारी या निजी उपक्रम इन वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज की एग्जाम्पल्स हैं और ये सारी गवर्नमेंट वेयर हाउसेस एजेंसीज हैं।
इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस। ये वेयर हाउसेस कस्टमर्स की ओर से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ये मार्केट के पास ही अवेलेबल होते हैं। ये वेयर हाउसेस कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल प्रदान करते हैं जो गुड्स की फास्ट मूवमेंट को इंश्योर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टाइम को कम करने के लिए ये वेयर हाउसिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स के पास बनाई जाती हैं ताकि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर की जा सके। इसके बाद बात आती है फुलफिलमेंट एंड कंसोलिडेट वेयर हाउसेस की। इन वेयर हाउसेस में लार्ज क्वांटिटीज में मटेरियल को रिसीव किया जाता है और फिर सॉर्टिंग एंड मिक्सिंग करके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मिक्स्ड क्वांटिटीज में शिपमेंट भेजी जाती है। जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स को बल्क क्वांटिटीज में रिसीव कर लिया, फिर उनकी सॉर्टिंग की गई और फिर अलग अलग तरह का माल जिन मार्केट लोकेशंस में ज़रूरत पड़ती है वहाँ बहुत सारे हमने स्मॉलर साइज ऑफ पैकेट बना के जिसमें मिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी शिपमेंट भेज दी जाएगी। माल की ऐसी सॉर्टिंग एंड पिकिंग के लिए बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एक इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि अलग अलग तरह के माल को प्रोक्योर किया जा सके, फिर सॉर्टिंग करके मिक्सिंग करके उनकी अलग अलग स्मॉलर क्वांटिटीज़ में शिपमेंट्स भेजी जा सकें। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आ रहे हैं हमारे पास ब्रेक बल्क वेयर हाउसेज। दीज वेयर हाउसेज रिसीव प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी and repack the product as per customer requirements. Imported products के केस में प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन एंड रीलेबलिंग रिक्वायर्ड होगी क्योंकि जब आपने मटेरियल को रिसीव किया, उस बल्क मटेरियल को आपने स्मॉलर क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया तो नए लेबल्स तैयार किए जाएंगे, उनकी लेबलिंग दोबारा से की जाएगी, प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाएगी और फिर से रीलेबलिंग की जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर स्टोरेज वेयर हाउसेज। इन दीज वेयर हाउसेज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को एक पीरियोडिक डिलीवरी के लिए स्टोर करते हैं। जैसे आपने एक बार माल इकट्ठा कर लिया और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड हमारा पीरियोडिक डिलीवरी का आएगा तब हम मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तब तक माल को स्टोरेज में रख लिया जाएगा। ये ज़्यादातर प्रोडक्शन प्लांट्स के पास होंगे। कंपनीज इन्हें सीजनल डिमांड एंड सप्लाई के लिए यूज़ करती हैं। मटेरियल को स्टोर कर दिया जाएगा और पर्टिकुलर जिस सीजन में उसकी डिमांड होगी उस पर्टिकुलर सीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोमेटेड या स्वचालित वेयर हाउसेज की। कंप्यूटर टेक्निक्स के कारण अब बहुत से वेयर हाउसेज ऑटोमेटेड हैं। इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स के कारण स्टोरेज के लिए बहुत कम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में माल की स्टोरेज के लिए स्मॉल रोबोट्स की हेल्प भी ली जाती है जिससे काम बड़ी आसानी से किया जा सके। देन आर क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज। ऐसे वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट्स की स्पेशल संभाल की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के लिए फ्रीज़र, डेलिकेट प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और सेंसिटिव कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के लिए डर्ट फ्री फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देन कम्स कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। ऐसे वेयर हाउसेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ इकोनॉमिकल रेट्स पर मेंबर्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे वेयर हाउसेस का उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग की बजाय मेंबर्स को हेल्प करना होगा। नेक्स्ट वेयर हाउसेस आ जाते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस, बंधुआ स्टोर गृह। ऐसे वेयर हाउसेस गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा ओन्ड एंड मैनेज्ड होते हैं। इन्हें इंपोर्टेड गुड्स की स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी पेंडिंग होगी और जब तक वो इंपोर्ट ड्यूटी जो पेंडिंग इंपोर्ट ड्यूटी है पे नहीं की जाएगी तब तक माल को वहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा। प्राइवेट एजेंसीज को ऐसे वेयर हाउसेस चलाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। ये वेयर हाउसेस गवर्नमेंट को टैक्स को समय पर कलेक्ट करने में मदद करते हैं। टैक्स पेमेंट के बिना जो भी ड्यूटी इनके ऊपर पेंडिंग होगी उसके बिना प्रोडक्ट्स को रिसीव एंड ओपन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसे वेयर हाउसेस ज़्यादातर पोर्ट्स के पास बनाए जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी इन्हीं बॉन्डेड वेयर हाउसेस के कारण आसानी से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। अब बात करते हैं वेयर हाउस साइट सिलेक्शन की।
वेयर हाउसेस को किराए पर लेने या खरीदने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। सो सही वेयर हाउस साइट का सिलेक्शन कंपनी की कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है। इसमें जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इट्स इंपॉर्टेंट, बट कम रेट्स के केस में हिडन कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेस होंगे, ऐसी साइट्स होंगी जहां पे लगेगा कि कॉस्ट कम आएगी लेकिन हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएंगी। इस सिलेक्शन में गवर्नमेंट रेट्स, टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स इंसेंटिव्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। अनदर फैक्टर जो हम अपनी वेयर हाउस साइट सिलेक्शन में जिसका ध्यान रखते हैं दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वेयर हाउस वर्क फोर्स। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहां एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स हो सके। अगर वर्कफोर्स एनुअल बेसिस पर अवेलेबल नहीं है तो सीजनल वर्कफोर्स कंपनी की आवश्यकताओं में रुकावट न डाल सके, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है और अकॉर्डिंग टू सीजन आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप कोई ऐसा साइट सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे वर्कर्स अवेलेबल ना हो पाएंगे तो आप अपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन मटीरियल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, जो जब हमने वेयर हाउसेस साइट सिलेक्शन करना है तो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, स्टोरिंग फैसिलिटीज़ और स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रॉस डॉक्स की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है अगला फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड है इससे वेयर हाउस साइट सिलेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अप्रोच रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, लेबर आदि ऐसी ज़रूरतें हैं जो वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। कोल्ड स्टोरेजेस के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे ही प्रॉपर रोड्स या रेल साइडिंग फैसिलिटीज़ के बिना वेयर हाउसेस का इफेक्टिव ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। Another factor which we have to consider while selecting the warehouse site is proximity to market. इसी के कारण कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्पीडली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल हो पाएगा। अगर मार्केट के पास है आपके वेयर हाउसेस तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जल्दी से जल्दी उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाएंगे। देन इज एक्सेस। अगर आपके वेयर हाउसेस की एक्सेस ईजी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसलिए एक्सेस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देन इज अवेलेबिलिटी। अब हमें वेयर हाउसेस के लिए लार्जर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और अर्बन एरियाज में चीप रेट पर वेयर हाउसिंग स्पेस की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, तो बहुत बार बिजनेस हाउसेस म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर चीपर रेट्स पर अवेलेबल स्पेसेस को यूज़ कर लेते हैं और फिर इंश्योर किया जाता है कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो जिससे माल को समय पर अवेलेबल कराया जा सके। लास्ट में अगर हम किसी फैक्टर की बात करें वेयर हाउस साइट सिलेक्शन में तो वो है प्रोडक्ट। नंबर ऑफ वेयर हाउसेस क्या होगा और उनकी लोकेशन पर प्रोडक्ट की नेचर का भी असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कंजम्पशन सेंटर्स के पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस तरह के माल के खराब होने का डर होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वेयर हाउसेस, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस रखे जा सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या कंजम्पशन सेंटर के पास उनका होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की, WMS। WMS इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वेयर हाउसेस के फंक्शंस को सपोर्ट करने एवं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। ये मैनेजमेंट को डेली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि मैनेजमेंट फंक्शंस में, मटेरियल को स्टोर से इन और आउट करने में भी सहायता करता है। It is an important basic part of supply chain and it aims to control movement and storage of materials within a warehouse. आपके वेयर हाउसेस के अंदर अंदर मटेरियल कब कहाँ से कहाँ मूव करता है और कहाँ स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस WMS के इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड होंगी। WMS ERP के माध्यम से ऑर्डर्स रिसीव करता है फ्रॉम आवर होस्टिंग सिस्टम, इन ऑर्डर्स को डेटाबेस में मैनेज करता है और उचित ऑप्टिमाइजेशन के बाद
कन्वेयर कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई करता है। वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य, ये जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस है सोर्सेस को इफेक्टिवली मैनेज करके ऑप्टिमम कॉस्ट पर सप्लाई करने में मदद करना है। इट इज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जिससे कि वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस में एक्यूरेसी आती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो WMS में क्या क्या काम किए जाएंगे? सबसे पहले टू स्कैन एंड वेरीफाई द डिलीवरीज, देन ऑटोमेटिक रिसीव्ड आइटम्स के लेबल्स प्रिंट करना, रियल टाइम इन्वेंट्रीज ट्रांजैक्शंस, मैनेजिंग पिकिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिकली बिल्स जनरेट करना, बिल सिलेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करना और किसी भी प्रोडक्ट के सटीक कुशल ट्रैकिंग के लिए डाटा कलेक्शन डिवाइसेस का समर्थन करना। अब बात करते हैं एक अच्छे वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीविंग की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेयरहाउस ऑपरेशन एज इट किक्स ऑफ द फ्लो ऑफ मटीरियल्स। हमारा जो मटेरियल का फ्लो है, सबसे पहले रिसीविंग का काम किया जाएगा। जब आप आउटसाइड सप्लायर से मटेरियल को रिसीव करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह से रिसेप्शन की जा सकती है। डायरेक्ट रिसेप्शन हो सकती है, स्टेज्ड रिसेप्शन हो सकती है, माल को अलग अलग स्टेजेस में रिसीव किया जा सकता है। तो डायरेक्ट रिसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ सिस्टम दैट गिव्स एक्सेस टू ऑप्टिकल एंड रडार सैटेलाइट्स. Further, it enables the users to be first to obtain geographic information over the territory. आपका जब माल रिसीव करना है तो आप सैटेलाइट्स के थ्रू ये जान पाएंगे कि हम मटेरियल कब रिसीव करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, हम कोरियर सर्विस के केस में अगर आपने किसी मटेरियल का ऑर्डर किया है तो आप उस ऑर्डर को ट्रैक करते रहते हैं कि माल कहाँ पहुँच चुका है। तो यहाँ पे भी हम मटेरियल जो रिसीव कर रहे हैं उसकी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसको ट्रैक कर पाएंगे। एंड हेंस each of the goods that are received are updated in the system and tracked with their time of arrival and location from which it has been sent. जिस लोकेशन से माल आया, कितना माल आया, क्वांटिटी कितनी आई, किस समय आया, ये हमारा वेयरहाउस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अब इसी में रिसीविंग के ही दौरान हम बात करते हैं क्रॉस डॉकिंग की भी बात की जाती है इसमें। In this, goods received are placed ready as goods out. जो क्रॉस टॉकिंग की बात की जाए तो क्रॉस टॉकिंग का WMS में पर्पस ये है कि हमने जो माल रिसीव किया है साथ के साथ ही हमें उनकी बेचने की रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें कोई ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं तो साथ के साथ गुड्स को एक ऐसी पोजीशन पे रख दिया जाएगा, गुड्स आउट पोजीशन पे रख दिया जाएगा, ताकि बिना किसी स्टोरिंग के साथ उस माल को आगे सप्लाई भी किया जाए। तो जो इनकमिंग गुड्स होंगी उनको सीधा ही आउट गोइंग गुड्स में बदल दिया जाता है। ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के केस में किया जाता है। WMS सॉफ्टवेयर जिन गुड्स को क्रॉस डॉकिंग लोकेशंस में भेजा जाएगा उन्हें आइडेंटिफाई कर देता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई कर देगा कि कौन सी गुड्स ऐसी हैं जिनको खरीदते ही साथ ही सेलर की रिक्वायरमेंट आ चुकी है सेल की, और उन्हें साथ ही साथ आइडेंटिफाई कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर और उन्हें साथ ही क्रॉस डॉकिंग लोकेशंस पर भेज दिया जाएगा। तो ये हुई रिसीविंग की बात। नाउ इज पुट अवे ऑफ गुड्स। ये सेकेंड वेयर हाउसिंग प्रोसेस का सेकेंड फंक्शन है and it is the movement of goods from receiving dock to most optimal warehouse storage location. अब माल की सेटलमेंट करनी है हमने, हमारे पास जो मटेरियल रिसीव हुआ तो जो रिसीविंग डॉक है उससे जो सही प्लेस है वेयरहाउस स्टोरेज का वहां पर माल को पहुंचाना। और अगर ऐसा ना किया जाए या इसमें कुछ एरर्स रह जाएं तो वेयरहाउस ऑपरेशंस की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी? प्रोडक्ट की प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उनको कहाँ प्लेस किया जाए। देन प्रोडक्ट की लेबलिंग मीन्स इट्स अ रिटन इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेजेस। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप देखते हैं उस पर लेबल्स लगे हुए हैं, एंड दीज लेबल्स कवर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड टू कस्टमर।
कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है वो इन लेबल्स के ऊपर दे दी जाएगी, जैसे कि बहुत बार इंग्रेडिएंट्स, उसका रिटेल प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो सब मेंशन किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है इन्वेंट्री ट्रैकिंग। अभी हम सेकंड पॉइंट के अंदर ही चल रहे हैं, पुट अवे के अंदर ही चल रहे हैं, इन्वेंट्री ट्रैकिंग। अब इसमें inventory tracking के through we can know how much product is ready to be shipped. If a customer ordered an item now, और इसी के साथ साथ आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स कौन सी हो गई हैं उनके परचेजिंग को शेड्यूल करना, ये भी इन्वेंट्री ट्रैकिंग के थ्रू हो जाएगा। मतलब आप अपने स्टोर लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कितना माल रेडीली सप्लाई करने के लिए रेडी है, कितना माल हमारे पास कम हो गया स्टोर्स में, और किसके लिए नेक्स्ट परचेजेस को शेड्यूल कर लेना चाहिए। इसी में नेक्स्ट आ जाएगा पिक फ्रॉम रिसीट फंक्शनैलिटी, PFGR। WMS के अंडर ही आएगा। वी कैन कंफर्म अ सेल्स ऑर्डर दैट इज नॉट येट कंफर्म्ड, और ये हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग जाएगा। और जो गुड्स रिसीव्ड होगी उनको इनबाउंड डिलीवरी के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा। वी कैन परफॉर्म दिस पिकिंग फ्रॉम डायरेक्टली विद इन द गुड्स रिसीव्ड एरिया। जो हमारा रिसीविंग का एरिया है, सीधा उससे मटेरियल को पिक कर लिया जाएगा, एंड देयर इज नो नीड टू पुट अवे द प्रोडक्ट्स। अब उनको अंदर रखने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा। देन वी कैन टॉक अबाउट प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस। गुड्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको किसी भी ऐसी जगह से बचा के रखा जाएगा जहां पे फायर के चांसेस हो सकते हैं, या अगर कोई रेफ्रिजरेटेड गुड्स हैं तो उनको ऐसे जितना उनके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसी रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उनको रखा जाएगा। तो ऐसे माल को रखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने आप से ही इम्पोज हो जाती हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही मटेरियल की प्लेसमेंट की जाएगी। तो ये हुई पुट अवे की बात। अब बात करते हैं रिप्लेनिशमेंट की, पुनः पूर्ति। पुनः पूर्ति मीन्स मैनेजिंग वेयरहाउस रिप्लेनिशमेंट मीन्स कि हर एक पिकिंग लोकेशन पर ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। हमने अलग अलग पिकिंग लोकेशंस बनाई होती हैं अपने वेयरहाउस में, जहां से माल को पिकअप किया जाएगा और आगे डिस्ट्रीब्यूशन में डाला जाएगा। तो हर एक पिकिंग लोकेशन के ऊपर रिप्लेनिशमेंट का ध्यान रखा जाएगा और ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ गुड्स हो सके, ऑप्टिमम क्वांटिटी अवेलेबल हो सके, इसके लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गुड्स सप्लाई हो सके, इसको इंश्योर किया जाएगा। तो जब हम रिप्लेनिशमेंट की बात करते हैं तो इसमें रिप्लेनिशमेंट की नीड्स को ट्रैक करना, मतलब कब हमें अपने पिकिंग लोकेशन पर और माल सप्लाई करना है, और साथ में ये देखना कि क्रिटिकल स्टॉक लेवल्स को चेक करना। क्रिटिकल स्टॉक लेवल्स का मतलब यहाँ पे आएगा कि जब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, और ये ऑर्डर प्लेस करना न्यू मटेरियल के लिए, न्यू सप्लाई के लिए, रीसप्लाई के लिए, जब ये एब्सोल्यूट नेसेसरी हो जाए तो ये चेक करते रहना ज़रूरी होगा कि हमारा माल क्रिटिकल स्टॉक लेवल पे कब पहुंच गया और कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। देन कम्स पिकिंग, टू चूज एंड पिक अप द प्रोडक्ट्स। अब मटेरियल को पिकअप करना, पहले ढूंढना, चूज करना एंड देन पिकअप करना। अब इसमें अलग अलग नई कंसेप्ट्स आएंगी, जैसे कि जोन पिकिंग। इसमें पिकर्स मीन्स ऐसे इक्विपमेंट्स या ह्यूमन रिसोर्सेज जो माल को पिक करते हैं। इसमें पिकर्स को माल पिक करने के लिए रियल फिजिकल एरिया मिलता है। हर पिकर को अपना एक जोन मिल जाएगा और जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो हर जोन के थ्रू पास ओवर होंगे। जिस भी जोन में उस ऑर्डर के लिए मटेरियल इकट्ठा करना है, पिक करना है, वो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली हर एक जोन में मूव करेंगे एंड दे विल कलेक्ट द आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी पिक्ड अप। इसके बाद पिक लिस्ट की प्रिंटिंग की जाती है। पिकिंग ऑफ गुड्स इज डन इन SAP वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। It is done via transfer order, which is used for picking list and to withdraw the goods from the stock.
पिकिंग लिस्ट का मतलब यहाँ पे जिन मटेरियल्स को आपने पिक करना है उनकी आपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे, ट्रांसफर ऑर्डर देंगे, जिससे एक पिकिंग लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी और हम स्टॉक में से उतना मटेरियल इस पिकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रिंट की गई है उसके अकॉर्डिंगली उतना मटेरियल विड्रॉ कर पाएंगे। देन इज पिक लोकेशन। These are locations जहां हम मैनुअल पिकिंग के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक रखते हैं। अलग अलग, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अलग अलग जोन्स बना दिए जाएंगे और उन जोन्स में से फिर मटेरियल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पिक किया जाएगा। तो यहाँ पिक लोकेशन का मतलब ऐसी लोकेशन से है। और पिकिंग लोकेशंस में माल की पुनः पूर्ति ओवर स्टॉक लोकेशन से कर दी जाती है। अगर कोई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर माल बहुत ज़्यादा पड़ा है और कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर माल कम पड़ा है, तो वहां पे मटेरियल की ऑप्टिमम क्वांटिटी को रेगुलेट कर लिया जाएगा। अनदर फीचर ऑफ WMS इज पैकिंग। It is the process of gathering and packaging these items to prepare them for shipment to the customer. अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और एक एक करके हमने रिसीविंग, पुट अवे, रिप्लेनिशमेंट एंड पिकिंग एंड पैकिंग के ऊपर पहुंच गए हैं हम। द पैकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वेयरहाउस एंड इसमें एप्रोप्रिएट मटेरियल एंड एप्रोप्रिएट कंटेनर का चुनाव किया जाता है। पैकेज का वजन किया जाएगा, इस पर पैकिंग शिप या इनवॉइस लगाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है शिपिंग। तो इस पूरी शिपिंग की क्या प्रोसेस होगी? लेबलिंग एंड ट्रैक टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल को ट्रैक किया जाएगा और प्रॉपर लेबलिंग की जाएगी। अंडरस्टैंड योर टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। आप जो माल शिप करने जा रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली जाएगी। इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू इंप्रूव एफिशिएंसी। देन रिलायबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन। अगर हम कोई ऑटोमेटिक प्रोसेसेस लगा सकते हैं, अगर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं कि कितना माल अभी शिपिंग के लिए, तो उसके थ्रू रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। ये रिकॉर्ड से जाना जा सकेगा कि किस दिन, किस डेट को, कितने बजे कितना माल शिप किया गया। देन इसी में इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट भी आएगा। हम इस तरह से अपने इक्विपमेंट्स को इंप्रूव कर दें कि जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट है वो कम हो जाए। लास्ट में आ जाता है वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसी डिसिप्लिन प्रोसेस है विच इंक्लूड्स ऑटोमेशन एंड डिटर्मिनेशन कि समय, स्पेस और रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो और एरर्स कम से कम हो। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, समय कम से कम लगे, स्पेस कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि हम वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं, स्पेस बचे हमारे पास, और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट हो और गलतियां कम से कम हो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग की। तो फंक्शंस ऑलमोस्ट हमारे फीचर्स के ही जैसे हैं। फंक्शंस में रिसीविंग ऑफ गुड्स किया जाएगा, स्टॉक की ट्रैकिंग की जाएगी, लेआउट डिज़ाइन किया जाएगा, पिकिंग एंड शिपिंग की बात की जाएगी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को दी जाएगी। फीचर्स के बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स हमारे क्या हैं इस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो बेनिफिट्स हैं, लेबर कंट्रोल हो जाएगा इससे, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स होंगे क्योंकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ऑटोमेटेड सिस्टम आपके पास है और आप उनकी रिक्वायरमेंट को टाइमली पूरा कर पा रहे हैं। बेटर प्लानिंग ऑन डिमांड हो जाएगी, डिमांड की प्रॉपर प्लानिंग हम कर पाएंगे बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन वेरियस डॉक्यूमेंट्स थ्रू आवर WMS सिस्टम। इससे प्रोडक्टिविटी को हम एनहांस कर पाएंगे, मैनेजमेंट का बर्डन कम हो जाएगा, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा और मैक्सिमम बेनिफिट्स उनसे जितने भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं कम कॉस्ट के ऊपर उठाए जा सकेंगे। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी, इट इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ स्टॉक एंड सिक्योरिटी भी एनहांस्ड सिक्योरिटी होगी, मटेरियल का डिटेरियोरेशन जिससे नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। टू रिड्यूस इन्वेंट्री,
By reduction of inventory here we mean that we need to maintain inventory as much is required. ना तो ओवर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी हमारे पास इन्वेंट्री ना हो कि मटेरियल डिटीरियोरेशन ही हो जाए या ऑब्सोलीट हो जाए, और इतने कम भी इन्वेंट्री ना हो कि स्टॉक आउट पोजीशन आ जाए. इसके अलावा इट इज टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी. वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके. अगर हम प्रॉपरली मटेरियल जो हमारे पास इनकमिंग मटेरियल है उसको प्रॉपरली फीफो सिस्टम या लीफो सिस्टम के अकॉर्डिंगली टाइमली आउट किया जाएगा तो अननेसेसरी स्टोर्स में माल नहीं पड़ा रहेगा. इससे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी. टू इंक्रीज कस्टमर सर्विस, जब कस्टमर की डिमांड पे आप टाइमली मटेरियल अवेलेबल करा पाएंगे तो कस्टमर सर्विस हम बेटर दे पाएंगे. टू ट्रैक परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर अक्रॉस द एंटरप्राइज. जितने भी आपकी एंटरप्राइज में अलग अलग परचेज ऑर्डर हैं, जब माल खरीदने के लिए आपने परचेज ऑर्डर दिया है या कोई सेल्स ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है, इनको ट्रैक करना बड़ा ईजी हो जाएगा एंड वी विल बी ईजीली एबल टू फाइंड आउट कि जो हमने परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस किया था उसकी क्या पोजीशन है और जो सेल्स के लिए ऑर्डर हमारे पास आया है उसकी क्या पोजीशन है. देन टू मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री डाटा. इन्वेंट्री की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, उसकी कंडीशन क्या है, मटेरियल हैंडलिंग की टेक्निक्स प्रॉपरली लगाई जा रही हैं या नहीं लगाई जा रही, तो इन्वेंट्री डाटा इजीली हम मेंटेन कर पाएंगे. देन टू एलिमिनेट एरर्स रिलेटेड टू वेयर हाउस एक्टिविटीज. जब सारा सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम हमारे पास होगा, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो कम से कम होंगी. अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वेज ऑफ मैनेजिंग वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस इफेक्टिवली. हम अपने वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले बात आती है पर्सनल ट्रेनिंग. पर्सनल से मतलब यहाँ पे है जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए. एज न्यू टेक्नोलॉजीज आर डिप्लॉयड ऑन वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है ताकि हमारे लिए वो प्रॉपरली काम कर पाएं. देन डेवलपिंग वर्क प्रोसीजर्स. अब वर्क प्रोसीजर्स जितने भी हमारे पास अलग अलग काम किए जाते हैं उनके लिए एक इफेक्टिव वर्क प्रोसीजर हमें डेवलप करना होगा, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए, फॉर रिसीविंग एंड शिपिंग ऑफ आइटम्स के लिए, अपडेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम्स के लिए. ऐसे ही लोडिंग एंड अनलोडिंग के प्रॉपर प्रोसीजर्स होने ज़रूरी हैं. एंड जितने भी हमने वर्क प्रोसीजर्स को डेवलप किया है, मैनेजमेंट को ये इंश्योर भी करना है कि सभी एम्प्लॉयज़ इन प्रोसीजर्स को समझते हों और उनको प्रॉपरली अप्लाई भी कर सकें. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एट द वेयर हाउस. सिक्योरिटी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द पिल्फरेज एंड प्रोडक्ट डिटीरियोरेशन. पिल्फरेज मीन्स माल का चोरी हो जाना. And this pilferage can be controlled by enforcing security guidelines for movement of personnel in the storage areas. जहाँ भी माल को स्टोर किया जा रहा है वहाँ पे हर पर्सन बिना परमिशन के कोई भी एंटर नहीं करेगा. इस चीज़ को इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर चेकिंग एट एंट्री एंड एग्जिट कैन बी डन. इसी तरह से मटेरियल की डिटीरियोरेशन ना हो उसके लिए हम मटेरियल का प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम रखेंगे. रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड फॉर ensuring security in warehouses. हमारा जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर अगर ट्रैकिंग की जाएगी तो किसी भी तरह से माल का डिटीरियोरेशन भी नहीं हो पाएगा और हमारा माल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपर रहेंगे. देन इज प्रोडक्ट डिटीरियोरेशन. इट कैन बी ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग या इम्प्रॉपर स्टोरेज एनवायरनमेंट जो कि प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है. प्रोडक्ट फीचर्स के अकॉर्डिंगली स्टोरेज का एनवायरनमेंट होना चाहिए. अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हॉट टेम्परेचर पे रखना है तो उतने ही टेम्परेचर वाला हमारा वेयर हाउस का वो कंपार्टमेंट होना चाहिए. और अगर हमें मटेरियल के लिए कुछ लो टेम्परेचर की ज़रूरत है उसी तरह से कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए. द पर्पज़ इज़ कि केयरफुल हैंडलिंग हो मटेरियल की और डिटीरियोरेशन ना होने पाए. लास्ट में इसमें आ जाती है बिलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. तो प्रॉपर बिलिंग प्रोसीजर मस्ट बी देयर फॉर शिपमेंट्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द वेयर हाउस.
जो हमारे पास माल आया और जो माल बाहर गया उसकी बिलिंग की प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल को इंश्योर करना चाहिए। जब ऑर्डर्स रिसीव हों, व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड, जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है, तो इसके लिए हम परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी लगा सकते हैं, जिसमें कि रिकॉर्डेड मटेरियल को, फिजिकल इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में एंटर्ड इन्वेंट्री के साथ टाइम टू टाइम क्रॉस चेक किया जाएगा और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाएंगी। अब पहुंच गए हम अपने लास्ट टॉपिक पे, इंडियन वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो स्टोरिंग सर्विसेज के अलावा अब वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और पेपरलेस वर्क को भी बढ़ावा मिलता है। जिन कारणों से इंडियन वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है वो इस प्रकार हैं: ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, organized retail industry, increasing private and foreign investment in infrastructure, and ease of government regulations. जो इंडिया की वेयर हाउसिंग मार्केट है वो बटी हुई है, यानी कि फ्रेगमेंटेड है, और 90% वेयर हाउसेज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही इन्वेस्टमेंट है। उनके वेयर हाउसेज का साइज कम है और ऑटोमेशन भी बड़ा लिमिटेड है। आज बढ़ती हुई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट ने अब इसके लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इत्यादि। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और बहुत सारा काम होना ज़रूरी है ताकि हम और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें इंडस्ट्री की। एग्रीकल्चर के अलावा बाकी के सेगमेंट्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की है, जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में 3/4 ऑफ द वेयर हाउसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये था हमारा चैप्टर वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। आई होप you have understood all the elements related to this. Thank you.